दोस्तों जीपीएस तो बहुत बार यूज़ किया होगा और सोचा होगा वाह यार ये जीपीएस बड़ी काम की चीज़ है, कहीं भी जाना हो तो बस एड्रेस डाला और वहाँ पहुँच जाते हैं। आज का जो वीडियो है दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ बातें मैं लिंक करने वाला हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका मैं भी एक हिस्सेदार रहा हूँ और वो जो बातें हैं वो इस देश के लिए भी बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट है। बात में एक कहानी है, एक फिल्म है। अभी एक फिल्म आई है ना दोस्तों, शेरशाह। जो शेरशाह फिल्म है वो कारगिल वॉर के ऊपर है, वो विक्रम बत्रा साहब की जिंदगी के ऊपर है कि किस तरीके से एक योद्धा पूरे देश को अपने कंधे पे लेके चलता है और विजय हासिल करता है। लेकिन दोस्तों उसके पीछे की एक और कहानी है जो शायद उस मूवी में नहीं बताई गई है। कहानी ये है कि जब दुश्मनों ने 1999 में कारगिल में अपने अपने अड्डे कैप्चर कर लिए थे, जो इंडिया की लोकेशंस हैं, जो पीक थी, वो लोकेशंस जो थी उनको कैप्चर कर लिया था धोखे से। उस वक्त जब इंडिया ने सोचा कि इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा, जब इंडिया ने सोचा कि ये हमारी टेरिटरी में घुस आए हैं, इनको निकाल फेंकना होगा, लेकिन कैसे? क्योंकि जो हिमालय है वहां पे तो चढ़ाई 70-75 डिग्री की रहती है, यानी वो बहुत ही ज्यादा टीडियस है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है तो नीचे से अगर आप आओगे यू आर कंप्लीटली एक्सपोज्ड। लेकिन दाद देनी पड़ेगी दोस्तों इंडियन आर्मी की कि फिर भी दुश्मन को मुंह के बल गिरा के धूल चटा दी और हमें हमारा वो देश का हिस्सा वापस मिल गया जो हमारा था। लेकिन वहां पे जो बात मैं बताना चाह रहा हूं, उस बात में कुछ इसरो है, कुछ जीपीएस है, कुछ अमेरिका है और कारगिल है। बात यह दोस्तों 1999 में जब ये सब कुछ घटनाक्रम चल रहा था, उस वक्त भारत सरकार ने हेल्प मांगी थी जीपीएस लोकेशंस की, लेकिन बड़े ही आसानी से मना कर दिया गया। यस, हाँ दोस्तों, मना कर दिया गया था। ये बोला गया था कि भाई हम ये डेटा नहीं दे सकते। अगर हमें वो डेटा मिल जाता दोस्तों तो जो तकरीबन 550 शहीद इस भारत माता की धरती से गए, उनमें से शायद एक को भी न जाना पड़ता। शायद हम बड़ी आसानी से उस जीपीएस डेटा के मिल जाने से बड़ी आसानी से एक भी शहीद को गंवाए बिना हम हमारी जमीन वापस ले लेते और युद्ध भी जीत जाते। लेकिन हमें मना कर दिया गया था, बोल दिया गया था कि जीपीएस डेटा आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, रेदर स्विच ऑफ कर दिया गया। फिर इंडिया गया एक और दूसरे सेटअप के पास, यूरोपियन एजेंसीज के पास, जिनके पास था गैलीलियो का सेटअप। गैलीलियो भी एक कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स है जो कि रियल टाइम पोजीशनिंग देती है। लेकिन वहां पे जब बातें चालू हुई थी तो वहां पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि कुछ शर्तें ऐसी थी जो भारत को मंजूर नहीं थी। ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, इसके बारे में सारा जिक्र तुमको बहुत अलग अलग न्यूज़पेपर से मिल जाएगा, जैसे कि कुछ मैं यहां पे भी दिखा रहा हूं। उसके बाद भारत गया था ग्लोनास से हेल्प लेने, यानी रशिया से हेल्प लेने, और वहां पे भी कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ सेटिंग नहीं हो पाई थी, कुछ चीजें, कुछ रिक्वायरमेंट जो थी वो ऐसी थी जो कि पूरी नहीं हो पा रही थी। जहां पे जो सीक्रेट कोड्स चाहिए थे वो नहीं दिए गए थे, यानी हेल्प कर दी गई थी लेकिन वो हेल्प कोई हेल्पफुल नहीं रही। इन सब चीजों के टाइम पे जो एक कमी महसूस हुई थी वो ये थी कि अगर आज खुद हमारा एक पोजिशनिंग सिस्टम टाइप का कॉन्स्टेलेशन ऊपर आसमान में होता तो आज दूसरों का हमें मुंह न ताकना पड़ता और दुश्मन को हम मुंह के बल खुद ही गिरा देते हैं। सो दोस्तों, हुआ ये था, ये जो सारी सिचुएशन थी, भाई ये मूवी जो आई शेरशाह, मैंने सोचा क्यों ना इस मूवी से रिलेटेड जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस देश का वो तुम बच्चों के साथ शेयर किया जाए। और उस अचीवमेंट का नाम है दोस्तों नाविक, अपना देसी जीपीएस। उसको जब लॉन्च किया था तो सरकार ने उसका नाम रखा था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और मुझे बहुत गर्व होता है इस बात पे दोस्तों कि जब मैं इसरो में था, आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मैंने भी उन सैटेलाइट्स पे अपनी मेहनत दिखाई है। अब सवाल ये आएगा, मेरे को पता तुम बोल रहे हो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है। तो दोस्तों वो ऑर्बिट जो धरती से तकरीबन 36,000 किलोमीटर ऊपर है, इक्वेटोरियल प्लेन में है। ये अपन क्लास 11th में ग्रेविटी चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इक्वेटोरियल प्लेन में धरती से तकरीबन 36,000 किलोमीटर ऊपर जो सैटेलाइट हम पार्क करते हैं, लगाते हैं, वहां पे उसको फिट कर देते हैं, वो सैटेलाइट एक फिक्स लोकेशन को, धरती पे एक फिक्स लोकेशन को हर वक्त देखता रहता है।
यानी वो सैटेलाइट धरती के पॉइंट के हिसाब से स्टेशनरी हो गया, इसलिए उसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि उस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट आप रखोगे वो एक फिक्स लोकेशन को, जो धरती पे एक फिक्स लोकेशन है, उसको हर वक्त देखता रहेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये अपना इंडिया का नक्शा है और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में एक सैटेलाइट यहां रखा हुआ है, तो जब धरती घूमेगी उसी के साथ ये सैटेलाइट भी घूमेगा और हर वक्त इस पॉइंट को देखता रहेगा। यानी जैसे कि दोनों एक पक्की आयरन की रोड से बंधे हुए हैं, एक को घुमाओगे तो दूसरा उसके साथ घूमेगा। ठीक है। जियो सिंक्रोनस क्या होता है? जियो सिंक्रोनस वो ऑर्बिट है जिसका टाइम पीरियड, यानी उस ऑर्बिट में अगर एक सैटेलाइट घूम रहा है धरती के चारों तरफ, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो धरती के एक चक्कर का जो टाइम पीरियड है, जिसको सिडरल डे कहते हैं, उसके बराबर होगा। अब तुम कंफ्यूज हो गए होगे, तुम बोलोगे सर जियो स्टेशनरी भी तो वही है, अगर मैं धरती के साथ घूम रहा हूं, यानी मैं मेरा पूरा एक चक्कर जब काटूंगा तब तक धरती भी अपना एक पूरा रोटेशन पूरा कर लेगी। बात सही है। डिफरेंस यहां पे आता है, जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है वो इक्वेटर पे होता है, उसका रेफरेंस इक्वेटर होता है, लेकिन जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्टेड हो सकता है। यानी अगर ये अर्थ है और ये इक्वेटोरियल प्लेन है, तो सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो यूं हो सकता है, एक एंगल पे टिल्ट हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है उसके अंदर जो सैटेलाइट होती है वो किसी एक पॉइंट को फिक्स नहीं देख रही होती है, रेदर वो उस पॉइंट पे हर 24 घंटे में एक बार पहुंच जाती है। यानी अगर आज इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट यहां मुझे दिखेगा आसमान में, तो कल इस वक्त फिर मुझे वो यहां दिखेगा, लेकिन आज से कल के बीच में वो इस पॉइंट पे रहेगा नहीं, वो अपना चक्कर काट के आएगा। तो इस तरीके से 4 सैटेलाइट रखे गए थे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हर वक्त, दिन के उसी वक्त पे फिक्स उसी पॉइंट पे हर वक्त हर दिन आते हैं। और 3 रखे गए थे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जो कि फिक्स पोजीशन में धरती के साथ घूम रहे हैं। तो फिर क्या फायदा ये है दोस्तों, ये जो पूरा सेटअप किया इंडिया ने, माना कि ये पूरा अपने लिए देसी जीपीएस है, ये अपना लोकल जीपीएस है, ये इंडिया और इंडिया के चारों तरफ के तकरीबन 1500 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी की अगर बात करी जाए, हमने यहां पे अमेरिका के जीपीएस सिस्टम को भी फेल कर दिया। अमेरिका का जो जीपीएस सिस्टम है दोस्तों, उसकी एक्यूरेसी है तकरीबन 20 मीटर, और ये जो अपना नाविक है इसकी एक्यूरेसी है दोस्तों, माना जाए अगर सूत्रों को, अगर सोर्सेस को माना जाए, जो अनस्पोकन ट्रूथ है उसको माना जाए, तो इसकी एक्यूरेसी है बेटर देन 5 मीटर्स। अब सवाल ये आएगा कि हाउ इंडिया डिड इट, इसरो ने ये करा कैसे? तो दोस्तों ऐसा है, जो अमेरिका का सेटअप है जीपीएस का, वो जो कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट है, वो जो कम्युनिकेशन करती है ना डेटा का, जो डेटा भेजा जाता है जिससे कि लोकेशन निकाली जाती है, वो एक पर्टिकुलर बैंड में निकाली जाती है, एक फिक्स बैंड में निकाली जाती है। और वो जो बैंड है उसमें जब रेडिएशन आता है, तो यहां पे वही भाई साइंस वाले बच्चे 11वीं 12वीं के तुम पढ़ते हो कि जब कोई वेव ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करता है और मीडियम चेंज होता है, तो वहां पे वेलोसिटीज चेंज होती है, और जब वेलोसिटीज चेंज होती है तो टाइम ड्यूरेशन चेंज होगा, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल सेम है, टाइम चेंज होगा, और उस डिफरेंस इन टाइम के कारण देयर इज सम एरर। तो भाई जीपीएस का सिस्टम उस एरर को दूर कैसे करता है? तो करा क्या अमेरिका ने अपने एटमॉस्फेयर का एक मैथमेटिकल मॉडल बना लिया, और उस मैथमेटिकल मॉडल को यूज करके अगर उनको लगता है कि कोई एरर आ रहा है, तो मैथमेटिकल मॉडल के अंदर वैल्यू डाल के एरर को हटा के उसको प्लस माइनस करके एडजस्ट कर देते हैं, तभी उनकी एक्यूरेसी 20 मीटर के आसपास है। लेकिन जब मैं बात करता हूं नाविक की, हम यूज करते हैं 2 अलग अलग बैंड, यानी 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बैंड यूज करते हैं। अब अलग अलग बैंड यूज करने का क्या फायदा है कि अगर किसी एक बैंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस एक बैंड की फ्रीक्वेंसी में वेलोसिटी चेंज हो रही है जब हम आ रहे हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो मुझे एक अकेली वेलोसिटी का डिफरेंस पता करना मुश्किल है। लेकिन अगर मेरे पास 2 सिग्नल आ रहे हैं, तो मैं कंपेयर करके पता कर सकता हूं कि वहां पे कोई एरर है क्या। तो दोस्तों ये जो 2 सिग्नल हम यूज करते हैं ना, जो अलग अलग 2 बैंड यूज करते हैं, ये हमें एक्स्ट्रा एक्यूरेसी देते हैं और एक्स्ट्रा प्रिसिशन देते हैं, और अपने सिस्टम को इंडिपेंडेंट बना देते हैं किसी भी एटमॉस्फेरिक मॉडल के। ये तो बात रही दोस्तों जब मैं बात करता हूं जीपीएस का कंपैरिजन करता हूं IRN, SS से या नाविक से। अब बात ये आती है कि जो डेटा मिलता है वो डेटा यूज कैसे होता है। सो दोस्तों ये जो सैटेलाइट्स हैं, जब ये सैटेलाइट हर वक्त देखती रहती है, जैसे मान लीजिए अपन नाविक की बात करें, तो ये जो सैटेलाइट है ये हर वक्त भारत को देखती रहती है।
रियल टाइम भारत को जब ये देखती रहती है तो इनके अंदर एटॉमिक क्लॉक्स लगी हुई, हाई प्रिसिशन क्लॉक, सबसे बड़ा खेल ही उनका है, क्योंकि वो जो क्लॉक है वो टाइम बताती है और टाइम का जो डिफरेंस है उससे लोकेशन कैलकुलेट करी जाती है। जब मैं बात करता हूं जीपीएस सिस्टम की, अब बात यहां आती है कि जब सिग्नल भेजा जाता है तो हर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशंस जो होती हैं इनके दो टाइप के सिग्नल होते हैं। एक सिग्नल होता है जो सिविलियन पॉपुलेशन के लिए, यानी जो अपने फोन में है, जैसे कि जो नाविक है उसके जो अनेबल्ड चिपसेट हैं वो बनने चालू हो गए हैं। Xiaomi, Redmi, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो फोन भी लॉन्च कर रही हैं मार्केट के अंदर जिसके अंदर नाविक अनेबल्ड चिपसेट्स है, यानी आप जीपीएस भी यूज कर सकते हैं और आप नाविक भी यूज कर सकते हैं और डिफरेंस भी फील कर सकते हैं। और इस बारे में तो दोस्तों बिल्कुल वी हैव टू बी प्राउड ऑफ इसरो कि उनने वो कर दिखाया है जिसका वादा किया था। लेकिन इस सबका फायदा क्या है? फायदा यह है दोस्तों कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल एप्लीकेशन होता है जब मैं बात करता हूं, जहां पे मैं बात करता हूं फ्लीट मैनेजमेंट की, व्हीकल ट्रैकिंग की, मैं बात करता हूं नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट की और रियल टाइम मॉनिटरिंग की। तो जब मेरे पास नाविक जैसा एक सिस्टम है तो अगर अब कभी भी भविष्य में दुश्मन ये गलती कर बैठता है कि भारत की सीमाओं की साइड कदम बढ़ाता है तो हमारे पास अब वो प्रिसिशन अवेलेबल है कि जो प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स होती हैं उनको अगर जियो कोड्स दिए जाएं विद द सिक्योरिटी इनपुट, जो कि अब हमारा खुद का है, इस देश का है, जो इसरो ने दिया है भारत को, हम उन दुश्मनों के बंकरों को अब बिना किसी एक सैनिक की जान गंवाए भी उड़ा सकते हैं और देश को बचा सकते हैं। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट द नाविक, अबाउट द कारगिल, about the technology development that is going to empower us और हमें आत्मनिर्भर भी बना रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए